नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज़ लाइन। सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, मोर्टार दागे जा रहे हैं और हर वो कोशिश की जा रही है जिससे भारत में दहशत फैलाई जा सके, और ये सब कर रहा है पाकिस्तान। भारत के लाख समझाने के बावजूद भी पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। लगातार अपनी नापाक हरकतों से भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। सरहद पर इस वक्त हालात ऐसे बने हुए हैं कि लोग पलायन करने को मजबूर हैं। मासूमों की जानें जा रही हैं और जवान शहीद हो रहे हैं। संकट की घड़ी में पलायन करने के सिवाय लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। भारत सरकार लगातार पाकिस्तान को चेतावनी दे रही है, मगर पाकिस्तान पर कोई असर होता नहीं दिख रहा। आखिर ऐसे में कैसे बनेगी बात, एक रिपोर्ट पर नज़र डालते हैं। बॉर्डर पर पाक की सीनाजोरी, बार बार सीज फायर का उल्लंघन, लोग पलायन को मजबूर। भारत का भी कड़ा रुख, देंगे मुंहतोड़ जवाब। भारत की कड़ी चेतावनी के बावजूद भी पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर बॉर्डर पर सीना जोरी कर रहा है और भारत को आंख दिखा रहा है। मगर भारत ने भी ठान ली है हर वार का पलटवार दोगुनी ताकत के साथ दिया जाएगा। बावजूद इसके पाक अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और हर संभव भारत में घुसपैठ करने की फिराक में है, चाहे वो बॉर्डर के रास्ते हो या फिर समुद्र के रास्ते। भारत सरकार ने भी साफ कर दिया है कि चाहे आतंकी भारत में घुसने की कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर लें, आतंकियों की हर कोशिश को नाकामयाब कर दिया जाएगा। ऐसी घटनाओं पर हमारा रुख साफ है, हम हिचकेंगे नहीं, बिना पीछे हटे हम उपयुक्त जवाब देंगे। अगर पाकिस्तान की ओर से युद्ध विराम का उल्लंघन होगा तो भारत की ओर से दोगुनी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा, और अगर सैन्य चौकी पर हमला होता है तो आतंकियों को बेअसर किया जाएगा। पाकिस्तानी सेना का बार बार सरहद पर भारतीय सेना के साथ साथ भारतीय नागरिकों को निशाना बनाना बदस्तूर जारी है। सीज फायर के दौरान अभी तक कई जवान शहीद हो चुके हैं और कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं, जबकि हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। सरहद बंदूक की गोलियों और मोर्टार से गूंज रही है, मासूमों की जानें जा रही हैं, लोग डरे और सहमे हुए हैं। डर के मारे न रात को नींद आती है और न ही दिन में आराम मिलता है, क्योंकि हर समय गोलियों की आवाज कानों में गूंजती रहती है और मन में बस एक ही ख्याल बार बार आता है कि न जाने अगली गोली पर नाम किसका लिखा हो। साल के हिसाब से बात करें तो कभी कम तो कभी ज्यादा, मगर सीज फायर का उल्लंघन होता रहा है। 2014 की बात करें तो पिछले 11 सालों में सबसे ज्यादा 555 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जो कि नए साल 2015 में भी कायम है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार पाकिस्तान ने साल 2013 में 347 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था, जिसमें 199 बार नियंत्रण रेखा और 148 बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किया गया। इस संघर्ष विराम में 12 सुरक्षाकर्मी मारे गए। पाकिस्तान ने भारत के साथ संघर्ष विराम समझौते के बाद साल 2012 में 114 मौकों पर सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसमें नियंत्रण रेखा पर 93 बार और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 21 बार उल्लंघन हुआ। इसमें 9 लोग मारे गए, जिसमें 5 सुरक्षाकर्मी और 4 नागरिक शामिल थे। साल 2011 में 62 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया, जिसमें 51 बार नियंत्रण रेखा और 11 बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किया गया। इसमें 5 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। भारत के साथ हुए समझौते के बाद पाकिस्तान ने साल 2010 में 44 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इसमें 2 आर्मी के जवान मारे गए। 2009 में 28 बार, 2008 में 77 बार, 2007 में 21 बार, 2006 में 3 बार पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था और इसमें कई बेगुनाह भारतीय लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी।
इसके साथ ही पाक की नापाक हरकतों में कई जवान भी शहीद हुए थे। भारत की कड़ी चेतावनी के बाद भी पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और हर वो काम कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। सालों से हालात जस के तस बने हुए हैं। फर्क मात्र इतना आया है कि कभी ज्यादा तो कभी कम, मगर आतंक की हलचल हुई जरूर है, चाहे वो किसी भी रूप में हुई हो। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसे हालातों के बीच क्या करेगी मोदी सरकार, कैसे सामना करेगी आतंक का। विपनेश माथुर, चैनल 1 न्यूज। तो ये थी हमारी एक रिपोर्ट जिसमें साफ तौर पर दिखाया गया कि किस तरह सरहद पर तनाव बना हुआ है। सरहद पार से गोलाबारी लगातार जारी है और लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हैं, पलायन लगातार जारी है। और इस अहम मुद्दे पर जो तनाव बना हुआ है सरहद के दोनों तरफ, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता अमित मिश्रा हमारे साथ हैं और जल्द ही बीजेपी की कीर्ति वढेरा और हमारे राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। पुष्परंजन जी, किस तरह से आप इसको देखते हैं जो लगातार सरहद पर तनाव चल रहा है? ये बड़ा अजीब लगता है कि ये तनाव में कोई कमी नहीं आ रही। जिस तरह से वादा हुआ था कि ये ढीले पड़ जाएंगे और फिर समझौता करेंगे, बीच में जिस तरह की घटनाएं पेशावर में हुई थी उसके बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद रास्ते पे गाड़ी पटरी पे पहुंच जाएंगे ये लोग, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, बल्कि और उसको तेज़ करने की। और जब जब इस तरह की फायरिंग होती है तो लगता है जैसे अंडर कवर फायरिंग हो रही हो और वहाँ से घुसपैठ जो आमतौर पे होती रहती है। कश्मीर में तो आपने बहुत गहराई से देखा है। अच्छा, उस तरफ पाकिस्तान के साइड में उन्होंने उनका जो महकमा है मिलिट्री का, उसमें ISPR एक सेक्शन है, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन, उन्होंने बयान जारी किया आज कि 4 लोग उनकी तरफ से, सांबा से शकरगढ़ सेक्टर है वहाँ पर और सियालकोट का जो इलाका है वहाँ पर 4 पाक नागरिक मारे गए हैं और इसे वहाँ इशू बनाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ। तो एक तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि हम पे फिक्स करने के लिए कि मतलब इल्जाम उल्टा हमारे ऊपर डाला जाए। जी, तो अब इस महीने आना भी है ओबामा को, वहाँ से पैसा भी रिलीज हुआ है, तो वो तमाम चीज़ें हैं जो ये जस्टिफाई भी करना चाहेंगे। इस तरफ जब उस बॉर्डर से मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान बॉर्डर से ये शिफ्ट करना चाहते हैं, अपने लड़ाई और झगड़े को कश्मीर सीमा पर शिफ्ट करना चाहते हैं। जी, तो कश्मीर सीमा पर शिफ्ट करना चाहते हैं, बहुत सही आपने एनालिसिस दिया। अमित मिश्रा जी, किस तरह से आप इसको देखते हैं? सरकार की नाकामी के तौर पर इसे आप देखेंगे या आप देखेंगे कि भाई पाकिस्तान की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ रही है? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको इस तरह से इस समय पैरेलल चलना पड़ेगा कि वो जहाँ पर सैन्य शक्ति की ज़रूरत है वहाँ पर उनको भी कार्रवाई का आदेश दे और कहीं ना कहीं जो शांति वार्ता है उसका भी जो रास्ता है वो खुला रखे। और पाकिस्तान की तो इस समय यही चेष्टा है कि उन्हें पता है कि इस समय बराक ओबामा जी आने वाले हैं इंडिया के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो भारत में उसका जो दिमाग है, उसका जो वो दिमाग है उसको डाइवर्ट करे किसी ना किसी तरह से, चाहे वो सीज फायर का उल्लंघन करके करे और चाहे थ्रू मिलिटेंसी करे। वो ये चाहता है कि कहीं ना कहीं जो ओबामा जी का आने का प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो और वो विश्व पटल पे दिखा सके कि भारत भी उत्तेजित हो और वो विश्व पटल पे दिखा सके कि जिस तरह से हम पे आरोप लगते हैं उसके सिर्फ हम एकमात्र सिर्फ हम ही शिकार नहीं है, भारत भी इस तरह के हमारे साथ कारनामे करता है और हम भी कहीं ना कहीं आतंकवाद के शिकार होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय भारत सरकार की भूमिका बनती है कि वो सैन्य कार्रवाई तो करे ही करे, साथ में अपना जो वार्ता का जो स्टैंड है उसको भी कहीं ना कहीं पुरजोर तरीके से विश्व पटल पर रखे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे जहाँ भी जो भी मंच उसको मिलते हैं विश्व स्तर के, वहाँ पर ये बात पुरजोर तरीके से रखे कि जो पाकिस्तान है वो आतंकवाद को कहीं ना कहीं पोषित कर रहा है और उसका पोषक भी पाकिस्तान ही है। तो किस तरह की सैनिक कार्रवाई के आप पक्ष में है? इस पूरे सैनिक कार्रवाई के पक्ष में इस तरह से है कि अगर सीज फायर का उल्लंघन होता है तो वहाँ पर तुरंत सैन्य कार्रवाई करी जाए और ऐसा ना हो कि वहाँ पर सैन्य कार्रवाई ना करी जाए, हम सिर्फ वार्ता ही करते रह जाए। तो उससे कहीं ना कहीं वार्ता तो काफ़ी दिन से बंद है। वही मैंने आपसे कहा, सैनिक कार्रवाई की बात यह है कि जब गृह मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों कह चुके हैं कि भाई अगर सीमा पार से कोई सीज फायर का उल्लंघन होता है तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और वो लगातार वहाँ जवाब दिया भी जा रहा है। नहीं, जवाब तो दिया जा रहा है, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कहीं ना कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी मनोहर पर्रिकर जी जो शायद फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर शायद रहेंगे, उनका वक्तव्य आया कि जो है भारत
की जो सैन्य शक्ति है वो इतनी सक्षम नहीं है कि वो युद्ध झेल सके। और 3-4 दिन अगर हम युद्ध होता है तो भारत कहीं ना कहीं विषम परिस्थितियों में आ जाएगा। अगर इस तरह का डिफेंस मिनिस्टर हमारा बयान देंगे तो कहीं ना कहीं सेना का और जनता का मनोबल गिरता है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि युद्ध होता भी है 1% तो पाकिस्तान से भारत की जो शक्ति है वो बहुत अधिक है। तो इस तरह के बयान ना दें, लेकिन हाँ, जहाँ पर कार्रवाई की जरूरत है वो तुरंत सैन्य कार्रवाई करें, जिससे कि सेना का मनोबल भी ना गिरे और पाकिस्तान भी ये ना समझे कि भारत सिर्फ वार्ता ही कर सकता है, वो सैन्य जवाब नहीं दे सकता। लेकिन वार्ता का मार्ग जरूर खुला रखे, क्योंकि यदि इसका अल्टीमेट सोल्यूशन निकलेगा तो उसका एकमात्र रास्ता है वार्ता। तो वार्ता को तो बिल्कुल नहीं छोड़ें, कहीं ना कहीं जहाँ भी उसको विश्व स्तर पर मौका मिलता है वहाँ पर वो अपनी बात को रखे और उसको साक्ष्यों के साथ रखे कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद का उल्लंघन आतंकवाद को पोषित कर रहा है हमारे देश में, और किस तरह से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। भारत की लाख चेष्टाओं के बावजूद पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं वो नहीं सुधर रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, किस तरह से आप देखते जो कह रहे हैं हमारे कांग्रेस के मित्र के भाई? देखिए, भारत एक सॉफ्ट स्टेट है, ये चेहरा बनाने में कांग्रेस के सत्ता में ही सबसे ज़्यादा हुआ है। बड़े बड़े कांड हुए, सर काट लिए गए सैनिकों के, और भी माजी में ऐसे ऐसे कांड हुए हैं जिसकी वजह से अभी जो 2-4 लोग इधर मर रहे हैं या उधर मर रहे हैं तो वो स्केल कम लग रहा है उसके। अब अगर हम मापें तो स्केल थोड़ा कम लग रहा है इस समय। आप फुल स्केल वार करने की स्थिति में हैं, करना चाहिए क्या इतने हमले पर? एक सवाल। दूसरा प्रश्न ये है कि इस समय सीधा सेना उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही है, बीएसएफ की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो रही है। तो एक चैनल होता है कि आप तुरंत फौज को उसमें इन्वॉल्व नहीं करके अभी एक फ्रंट लाइन पे जो लोग हैं वो एक है, उसके बाद कौन सा ग्रुप है, ये अलग अलग सेना में भी आप स्टेप बाय स्टेप। तो एक सोच समझ के भी, और दूसरा एक न्यूक्लियर पावर्ड पड़ोसी है जिससे आपका पंगा चल रहा है। तो ये भी सोचना होगा, एकदम आप युद्ध में कूद जाएं, युद्ध का बिगुल बजा दें, शंख। लेकिन ये तो जब चुनाव चल रहे थे तो मोदी सरकार और मोदी सरकार के जो पैरोकार थे वो कहा करते थे कि भाई हमारी सरकार जब बनेगी तो देखना घर में घुस के मारेंगे और तहस नहस कर देंगे, निशान हटा। तो उनका चूंकि यहाँ के जनता का नब्ज को पकड़ना चाहते थे, काले धन की तरह उन्होंने इसे भी अपना एक बना लिया था, शगुफा करके वोट लेना है। तो मोदी सरकार ने वही किया, उस जनता की कमज़ोर नब्ज को पकड़ते हुए कि पाकिस्तान जनता भी वही अक्स ढूंढ रही थी कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री बने, कोई ऐसी सरकार है जो पाकिस्तान को तुर्की बतुर्की जवाब दे। तो उस तरह से तो ये तो हर वायदे में महंगाई से लेके और तमाम तो तुर्की बतुर्की जवाब तो मेरे ख्याल में दिया जा रहा है, लेकिन ये बात अलग है कि जो वहाँ से सीज फायर की घटना हो रही है उसकी रिपोर्टिंग हमारे यहाँ ज़्यादा हो रही है। और हमारी जो सेना या बीएसएफ जो जवाब दे रही है तुर्की बतुर्की, उसकी रिपोर्टिंग मेरे ख्याल में कम हो रही है। ये अब पता नहीं उसकी क्या वजह है, उसकी वजह सरकार ही ज़्यादा स्पष्ट कर सकती है। नहीं, अगर हम लोग उसकी रिपोर्टिंग करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा कि देखिए ये करना है शायद। हाँ, ये भी एक मुश्किल है। ये तो एक बड़ी मुश्किल का। प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशंस का जो एक ग्रुप है जो ऑलरेडी कश्मीर सीमा पे है और वो भी अपना ऑब्जर्वेशन ग्रुप अपना, उसकी क्या रिपोर्ट है वो भी अभी पिछले साल भर से मैं नहीं देख रहा हूँ कि सामने आ रहा हो कि वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस तरह से रिपोर्ट अपना देना चाहते हैं, ये भी अभी सामने। हालांकि यहाँ दिल्ली में उनका जो ऑफिस था उसे तो खाली कराया, इसी सरकार ने खाली कराया जी। लेकिन उसके बाद उनकी क्या गतिविधियां रही हैं वो किस नुक्ते नज़र से देखते हैं इस पूरी घटनाक्रम को, लगातार जो चीज़ें हो रही हैं उसे भी खंगालने की ज़रूरत है जी। तो अमित मिश्रा जी, तो आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं और आपकी सब सरकार थी 10 साल लगातार, तब भी सीज फायर की घटना हुई, यहाँ तक हुआ कि सैनिकों के सर भी काट के लगाए, तब तो सैनिक कार्रवाई नहीं हुई। और अब आप क्यों तवक्को करते हैं या क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे कि साहब मोदी सरकार एकदम से युद्ध जैसे हालात पैदा कर दे? नहीं, मैंने आपसे ये नहीं कहा युद्ध जैसे हालात पैदा करते, मैंने आपको बोला कि सरकार को इसमें पैडलर चढ़ना पड़ेगा। अगर जहाँ पर सैन्य कार्रवाई की आवश्यकता है वहाँ पर सैन्य कार्रवाई होनी जरूरी है, अगर नहीं होगी तो उसका बड़ा गलत संदेश देश और सेना में जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा तो उसका सिर्फ एकमात्र जगह है वार्ता। अगर वार्ता आप नहीं करेंगे तो उस लड़ाई से कुछ नहीं होने वाला, ना तो अमेरिका जैसा देश भी कुछ नहीं कर पाया लड़ाई करने के बाद, तो भारत भी नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको वार्ता का जो है वो हमेशा मार्ग खुला रखना पड़ेगा। आप अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में आ रहे हैं, अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा वित्तीय सहायता देता है पाकिस्तान को, सऊदी अरेबिया है वहाँ से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो जो ऐसे देश हैं जो वित्तीय सहायता देकर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं उसके आतंकवाद को पोषित करने में मदद करते हैं,
आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है। तो आपका मतलब है कि जो अमेरिका के साथ आप, अगर अमेरिका पाकिस्तान को सहायता दे रहा है तो भारत कैसे रोक सकता है इसको? भारत अपनी बात रखे। सऊदी अरब अगर कर रहा है पाकिस्तान की मदद, तो सऊदी अरब से कैसे रोकेंगे? मैंने आपको यही बता रहा हूं अंसारी, जितने भी विश्व पटल हैं जहां पर भारत अपनी बात रख सकता है तो वो साक्ष्य प्रस्तुत करे, अपने स्टैंड को मजबूती के साथ रखे कि देखिए ये बात है और ये हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है बिना हमारे किसी गलत इनिशिएटिव के द्वारा। तो वो सब चीज़ें पाकिस्तान के एडवर्स जाएंगी और कहीं ना कहीं भारत को विश्व में दिखाने का मौका मिल सकेगा कि हाँ, हम लोग सही हैं और पाकिस्तान जो हमारे साथ गलत काम कर रहा है। तो जो विदेशी देश हैं जो उसको वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए वो अगर दबाव में आ जाते हैं। पुष्पेंद्र जी, बार बार ये बात आती है, सब इंटरनेशनल पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर समझ में आता है कि सामने पाकिस्तान को तो फिर अमेरिका मदद दे रहा है, यहाँ से मदद मिल रही है, वहाँ से मदद मिल रही है। मदद ये रोक भी नहीं सकते ना। देखिए, एक समझौता हुआ था, KLB एक्ट उसे बोलते हैं, कैरी लुगर ब्रेमन एक्ट, ये 2009 में पास हुआ था। और इस एक्ट के तहत अमेरिका को आतंकवाद निरोधक जो अभियान है पाकिस्तान का, बलूचिस्तान और तमाम जो इलाका है अफगान फाटा बॉर्डर वगैरह, वहाँ जो अलकायदा या जो दूसरा ग्रुप है तालिबान है, हक्कानी नेटवर्क है, वो तमाम ग्रुप के सफाई के लिए उधर से भी अफगानिस्तान से भी जो ऑपरेशन होगा उसमें पाकिस्तान को मदद करना था। इस एक्ट के तहत पाकिस्तान को हर साल $1.5 अरब मुहैया कराना था अमेरिका को, और आज भी ये एक्ट टूटा नहीं है। इस बार मुझे ताज्जुब है कि इन्होंने कैसे 522 बिलियन डॉलर, मतलब 52 अरब 20 करोड़ बनता है ये कैसे इतनी बड़ी राशि 1.5 अरब के एवज में दिया, जबकि कैरी भी जाने वाले हैं यहाँ। जब इनकी यात्रा समाप्त होगी, जैसे ही इनकी अमेरिकी राष्ट्रपति की, तो विदेश मंत्री भी कैरी जाएंगे वहाँ पर पाकिस्तान। उससे पहले इतनी बड़ी राशि, ये पूरे आश्चर्य लग रहा है मुझे, कब विश्वास नहीं हुआ कि कहाँ 1.5 अरब और कहाँ आप 500 उसके 50 गुना ज़्यादा दे रहे हैं। तो क्या इसकी वजह है, या ये कहीं मैंने गलती से तो नहीं पढ़ लिया, या कहीं? तो भारत के पास कोई तरीके हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय मदद मिलती, जो कि अभी उन्होंने कहा कि साहब वो भारत इसे कैसे रोक देगा यूसुफ साहब? भारत इस एक्ट को आप रोकना था तो उनकी सरकार रोकती, 10 साल में क्यों नहीं रोका? ये तो US कांग्रेस ने पास किया होगा और ये यहाँ भी पास हुआ होगा पाकिस्तान पार्लियामेंट में। आप उसे ब्लॉक नहीं कर सकते, आप उसे एक्सपोज कर सकते हैं कि ये जो पैसा इन्होंने बलूचिस्तान और फाटा बॉर्डर पे आतंकवाद को रोकने के लिए किया था, ये तो आतंक की फैक्ट्री चला रहे हैं, ये कश्मीर सीमा पर जगह जगह फैक्ट्री और घुसपैठ करा रहे हैं, उस पैसे का यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो भारत की अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, अपने जो नेटवर्क हैं, उसके माध्यम से इन्हें चाहिए था खुफिया चीज़ें इकट्ठा करना, खुफिया सबूत, और इंटरनेशनली उसे एक्सपोज करना चाहिए था, जो हुआ नहीं है। ये मुश्किल है। यानी हमारे पास कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस, मतलब जो सूचना हमें मिलनी चाहिए, जिसके आधार पे हम पाकिस्तान को कम से कम इंटरनेशनल लेवल पे घेर सकते हैं, वो सूचनाएं भी हमारे पास नहीं है। तो हमारा सूचना तंत्र जो है उस फ्रंट पे उतना मुस्तैदी से काम नहीं कर रहा है, सिर्फ हवा में लाठी जितना मुस्तैदी से काम उसे करना चाहिए। बिल्कुल, हम सिर्फ हवा में लाठी चला रहे हैं। इनको घेरने के लिए पिछली सरकार को भी चाहिए था अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क को और आगे बढ़ाते, एक अलग विंग बनाते इसके लिए। उनके यहाँ तो है कश्मीर विंग, आपके यहाँ कोई कश्मीर विंग इस तरह से नहीं है जो यहाँ सिर्फ पैसा खाने कमाने वाला। आपका जो कश्मीर में जो इंटेलिजेंस गैदर लोग करते हैं, मुझे लगता है कि उसकी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। उसके लिए आप कोई PIL उसका कोई आप चाहें भी सूचना लेना तो सूचना के अधिकार के तहत वो आता नहीं है। और कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, किस कुएं में जा रहा है, कुछ भी पता नहीं। रिजल्ट उसका यही है जो हो रहा है अभी हमारे। दूसरा एक बात और देखने को मिलती है कि जब सूचना के आदान प्रदान का मामला हो, खुफिया तंत्र का मामला हो, या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का मामला हो, हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, अलग अलग पैरामिलिट्री सिक्योरिटी फोर्सेज है, BSF है, मिलिट्री है, और जो सूचना इकट्ठी करने की जिम्मेदारी जिनके पास है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, IB है, और कश्मीर में रॉ भी काम करती है, उनके बीच भी प्रॉपर तालमेल है, उसकी बहुत कमी है। क्योंकि वहां मैटर होता है क्रेडिट कौन ले। तो आपको ध्यान हुआ कि अधिकारी आए थे, नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉयमेंट था उनका, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया जो हम आप अभी जिक्र कर रहे हैं, जिसका कि नेटवर्क की बहुत कमी है। कई बार हम लोगों की मीटिंग होती रहती है वैसे अधिकारियों से जो रिटायर हो चुके होते हैं, वो खुल के बात करते हैं कि देखिए साहब, हमारी तो कोई कोऑर्डिनेशन थी ही नहीं, हम यहाँ फेल कर गए।
वही हाल नॉर्थ ईस्ट में है, वही हाल यहाँ। तो इसकी समीक्षा सरकार को करनी चाहिए, जो पिछली गलतियाँ हुई। तो अमित जी, किस तरह से ये जो कमियां हैं जो भी पुष्परंजन जी ने भी गिनाई, और जो एक ऑब्वियस कमियां बार बार हर बार देखने को मिलती हैं, उसका भी एक बड़ा योगदान है इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देने में? बिल्कुल बिल्कुल योगदान है। और मैंने रोकने की बात मैंने भी नहीं कही थी आपसे। मैंने भी आपसे ये कहा था कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको मिल रही है वो उस करार के तहत मिल रही है कि वो आतंकवाद को रोकने के लिए मिलेगी, आतंकवाद को बढ़ाने के लिए, उसको पैदा करने के लिए नहीं मिलेगी। तो वही सारे साक्ष्य हमें इकट्ठे करने हैं। उसके लिए IB, रॉ, जो भी एजेंसीज हैं उनमें एक ऐसा कोऑर्डिनेशन बिठाया जाए जिससे कि सब आपस में परस्पर काम कर सकें, और जो इस तरह की चीज़ें हैं उनको भारत सरकार को सुपुर्द करी जाए, और भारत सरकार फिर उसको विश्व पटल पर ले जाकर अपने साक्ष्यों के साथ बात करे, जिससे कि पाकिस्तान पर दबाव बन सके। और कहीं ना कहीं जब वो चौतरफा घिरेगा, जब उसकी अर्थव्यवस्था टूटेगी, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर रोकथाम लग सकती है। चलिए अमित, बहुत सही बात आपने कही कि साहब, जब अर्थव्यवस्था टूटेगी या पाकिस्तान कहीं घिरेगा या कमज़ोर होगा, तब वो आतंकवाद पर काबू करने के बारे में सोच सकता है, उस पर लगाम लगाने के बारे में सोच सकता है। और इस बहरहाल इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद फ़ौरन हाजिर होते हैं और न्यूज़ लाइन में सरहद पर तनाव पर हो रही इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम न्यूज़ लाइन में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं सरहद पर तनाव को लेकर के। तो अमित जी, आपने पहले ब्रेक पर जाने से पहले आपने जिक्र किया इस बात का कि किस तरह से पाकिस्तान को घेरना चाहिए, और ताकि वो कमज़ोर पड़ेगा तभी वो अपनी लाइन पर आएगा। यानी आतंकवाद से लड़ाई के नाम पर जो उसे फंड मिलता है उसका सही इस्तेमाल करेगा, उसका मिसयूज़ नहीं करेगा, उल्टे आतंकवाद को बढ़ाने के लिए नहीं करेगा। लेकिन पुष्परंजन जी, सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि वो कोशिशें कैसे की जाए। 10 साल इनकी भी सरकार रही, तब भी कोई ज़्यादा उपलब्धि हमें हासिल नहीं हुई, बल्कि उल्टा आतंकवाद को लेकर के हम लोगों ने जितना भुगता है उतना शायद दुनिया में किसी और देश ने नहीं भुगता होगा, है ना। प्रधानमंत्री हमने 2 खोए, और इधर जो घटनाएं हुई 26/11 का एक बहुत बड़ा हमला था, और उसके जो दोषी हैं उस पर भी वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, जबकि सारे सबूत यहाँ से दिए जा चुके हैं, और कई वांटेड जो भारत के वो वहाँ बैठे हुए हैं। और उसके बाद ये देखिए, पाकिस्तान में जो पेशावर में जो सैनिक स्कूल पे हमला हुआ, इतने बच्चे मारे गए, तो जितना दुख पाकिस्तान में था उससे कहीं ज़्यादा दुख यहाँ था हमारे यहाँ। हर आंख में पानी था, हर आंख। उसके बावजूद पाकिस्तान की जो ये हरकतें हैं, इसको क्या कहा जाए? देखिए, इसमें क्या है कि जो पाकिस्तान जो टेरर स्टेट है उसको कौन एनर्जी दे रहा है? ऊर्जा जहाँ से स्रोत है वाशिंगटन से है, उस ऊर्जा के खिलाफ, जैसे हमारे यहाँ अतिथि देवो भव वाला जो कॉन्सेप्ट है कि अतिथि तो देवता के समान है, और उस देवता स्वरूप अतिथि से आप कोई सवाल नहीं कर सकते हैं। आज मोदी जी की हालत ये है कि कम से कम ओबामा से ये पूछ नहीं सकते हैं साहब आप क्यों आपने फंड रिलीज किया, आपको नहीं करना चाहिए था। आप प्रोत्साहन दे रहे हैं ऐसे तत्वों को। अगर आप वाकई इस इलाके से आतंकवाद समाप्त करने का मतलब ये नहीं कि जो आप चाह रहे हैं कि आपके अमेरिकी सुरक्षित हों, यूरोपियन जो आते हैं वो सुरक्षित हों, आपका तेल यहाँ से या खनिज यहाँ से जाए सुरक्षित रूप से, तो आतंकवाद नहीं है। बाकी भारत के लोग मरे या श्रीलंका के लोग मरे या उससे आपका कोई लेना देना नहीं हो, ये आतंकवाद का स्वरूप नहीं बन सकता है। और इस बहस को उठाना चाहिए था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अगर मोदी जी वाकई विश्व नेता बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको तल्ख बातें भी करनी पड़ेगी। खाली मीठी मीठी बातें आप करेंगे और ओबामा जी की जय हो ये करेंगे, उससे नहीं होगा। इस जय घोष से पहले आप सच्चाई बताइए, आईना दिखाइए कि आप कर क्या रहे हैं सब कॉन्टिनेंट में। सब कॉन्टिनेंट में आप जिस तरह से ऐसे एलिमेंट्स को आप पैसे दे रहे हैं, इतने सारे जो आप जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि अभी भी वो तमाम भारत विरोधी तत्व वहाँ बैठे हुए हैं। एक बार भी अमेरिका ने गंभीरता से नहीं कहा कि इन्हें हटाओ तब हम फंड रिलीज करेंगे। आपने मान लिया या कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की कोई बात नहीं होती है वहाँ पर, या जो उसके जो ऑब्जर्वर हैं इंडिपेंडेंट उसकी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आती है कि कहाँ पैसा यूज हो रहा है। और फिर इतनी बड़ी रकम देना क्या कंपनसेट करने की कोशिश है कि चूंकि भारत में राष्ट्रपति ओबामा जा रहे हैं अमेरिका के आ रहे हैं ताकि वो शांत रहे और वो शांत रहे, इसलिए उसको पैसा दे दिया। तो यही पॉलिसी, ये जो इतना अमाउंट एक बार मुझे ताज्जुब इसीलिए हुआ है, और इसकी वजह ही मुझे लग रहा है कि, और एक और बात है,
पाकिस्तान धीरे धीरे रूसी नेटवर्क में जा रहा था जी। रूस के साथ उसके बहुत नज़दीकी संबंध और बीच में कई यात्राएं भी हुई हैं, कई इंटरनली आना जाना, कई सारे प्रोजेक्ट अब शुरू होने वाले हैं। इसे भी रोकने की एक रणनीति है कि इतना पैसा अचानक वहाँ से व्हाइट हाउस से ओके हुआ है कि आप उस खेमे में न जाएं, क्योंकि एक नई धुरी तैयार तो हो रही है रूस, चीन और पाकिस्तान इस इलाके में जी। और ये पोस्ट अफगानिस्तान जो पोस्ट 2014 वाला जो रणनीति है उसका एक हिस्सा ये भी रहा है कि उस नेटवर्क में न जाएं, उसे रोका जाए किसी तरह से। लेकिन दुख की बात है कि हमारे विश्व नेता बनने के लिए अभिलाषी हैं मोदी जी, उन्होंने कभी इस तल्ख बात को उठाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, चुप लगा के देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता उन्हें ये रणनीति का ये जानकार नहीं हो। अजीत डोभाल जैसे लोग जब उनके सलाहकार हैं तो अजीत जी भी इतने समझदार तो हैं कि वो सब चीज़ें दिख रही हैं उन्हें, वो सब दिख रही हैं जी। और कोई अच्छी अच्छी बातें करनी है, बस कोई सख्त स्टैंड नहीं लेना चाहे है, देश की कीमत पे हो जाए, चाहे देश की कीमत हो जाए। क्या ऐसे में अगर कोई मोदी जी सख्त स्टैंड लेकर है, चूँकि अमेरिका पाकिस्तान को मदद कर रहा है और पैसा दे रहा है और पाकिस्तान को आतंकवाद खत्म करने के नाम पे पैसा दिया जा रहा है, लेकिन वो उल्टा आतंकवाद को बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहा है, और लिहाजा हम मोदी जी का दौरा रद्द करते हैं अपने यहाँ या ओबामा जी का, जी। क्या ये इतना बड़ा स्टैंड ले पाएंगे? इतनी हिम्मत तो नहीं है मुझे लगता है इस सरकार में। सरकारी पलटने का इनको डर रहता है कि कहीं वहाँ वो हालांकि नाराज ना हो जाए, सरकारी ना पलटने, कोई ऐसी साजिश ना हो जाए इस देश में। और दिक्कत क्या है कि ये इस समय विपक्ष का कमज़ोर होना, विपक्ष का एकजुट ना होना, ऐसे सवालों को विपक्ष एक स्वर में न उठाना, ये भी हमारी कमज़ोरी को दर्शाता है। इन्हें डर क्या है कांग्रेस वालों को कि हम ज़्यादा कुछ कहेंगे तो हमें पाकिस्तानी न करार कर दिया जाए, ये भी एक डर। जैसे वोट वाले इशू पे देखिए बड़े गहरे फंस गए थे कि कुछ ज़्यादा हमने कह दिया शायद कि ये तोल मोल के नहीं बोलते कांग्रेस जी। क्यों अमित जी, क्या है आपको, आप सही परिप्रेक्ष्य में मुद्दों को क्यों नहीं उठा रही पार्टी? नहीं, सही रचनात्मक विपक्षी भूमिका जो होनी चाहिए कांग्रेस की, वो कांग्रेस भूल गई है। नहीं, देखिए जहाँ पर भी जरूरत पड़ती है कांग्रेस उसका पुरजोर विरोध करती है, चाहे वो संसद की बात हो, चाहे वो रास्ते रोडों की बात हो। जहाँ पर भी कांग्रेस को लगता है कि इस मुद्दे को उठाना है वो उसको उठाती है, संसद हो, चाहे विधानसभा हो और चाहे जनता के बीच के मुद्दे हों। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सच कही सर ने कि यदि मोदी सरकार और मोदी जी ये चाहते हैं कि वो खाली अपनी पीठ ना थपथपाए, अब सरकार आ चुकी है, वोटों की राजनीति खत्म हो चुकी है, यदि वो वास्तव में चाहते हैं कि भारत का भला हो और भारत एक अग्रणी देश के रूप में जाना जाए, तो उन्हें कहीं ना कहीं अब कठोर शब्दों का प्रयोग भी करना पड़ेगा और अपनी बात को रखना पड़ेगा। खाली इस बात से खुश हो जाना कि हम अमेरिका गए तो हमारा वहाँ बहुत स्वागत हुआ, या ओबामा जी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया, उससे हमारे देश में वाहवाही हो जाएगी, उन सब चीज़ों का दौर अब जा चुका है। अगर जिस तरह से पाकिस्तान में दोहरा चरित्र रखता है हमेशा, इन सब चीज़ों का दौर आपकी सरकार के साथ ही चला गया? नहीं, देखिए हमारे सरकार के साथ नहीं चला गया। अगर हमने अपनी बात पुरजोर तरीके से रखी, अगर कहीं कमियां भी रही तो उसमें अब ये नहीं है कि उस सरकार ने अगर कुछ कमियां रखी तो उसका ही हम रेप्लिकेट करेंगे, वो चीज़ें गलत हैं। अब अगर हमारी कुछ कमियां रही हैं तो आपको जनता ने इसीलिए निमंत्रण दिया है, इसीलिए आपकी सरकार आई है कि आप उन कमियों को दूर करते हुए एक अच्छा देश का निर्माण करें। मैं कांग्रेस की तरफ से ना बोलते हुए एक नागरिक की तरफ से बोलना चाहता हूं कि यदि देश मजबूत होगा तो हम सभी मजबूत होंगे, चाहे कोई सी भी पार्टी के नेता हों। और जिस तरह से पाकिस्तान अपना दोहरा चरित्र रखता है, कहता कुछ है करता कुछ है, उसी प्रकार अमेरिका भी दोहरा चरित्र दिखा रहा है। एक तरफ तो वो भारत का निमंत्रण स्वीकार करता है, भारत की पेट थपथपाता है, दूसरी तरफ उसी के विदेश मंत्री जब आर्मी के चीफ वहाँ जाते हैं तो उनकी पेट थपथपाई जाती है, उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस को कई गुना बढ़ा दिया जाता है और इस बात का पैरोकारी करी जाती है कि जो पाकिस्तान है वो आतंकवाद के खिलाफ बहुत मजबूती से लड़ रहा है, जबकि पूरा विश्व जान रहा है इस समय कि पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा है। और अमेरिका तो खुद भुगतभोगी है। यदि मेरे ख्याल 2200-2300 सैनिक जो हैं जो अफगानिस्तान में मारे गए, उनका भी कहीं ना कहीं संबंध पाकिस्तान के पे आता है। तो अमेरिका तो खुद, अमेरिका ने खुद तालिबान को पोषित किया, खुद पाकिस्तान को पोषित किया, उसकी मार भी झेली, उसके बावजूद भी अगर अमेरिका इस तरह की वित्तीय सहायता उनको देता है और ना सिर्फ देता है बल्कि उसको बढ़ाता है, तो उसका भारत को पुरजोर खंडन करना चाहिए, पुरजोर विरोध करना चाहिए। तभी विरोध के और क्या तरीके हो सकते हैं? विरोध का यही तरीका हो सकता है जब ओबामा जी आएँ तो उसको मजबूती के साथ रखें उनके सामने, सिर्फ चाय कॉफ़ी पीकर और गिफ्टों का आदान प्रदान कर। वो तो हमारे विशेष मेहमान है, मेहमान के साथ कैसे बात करें? नहीं, मेहमान हमारे हैं लेकिन वो एक राष्ट्र के नायक भी हैं और वो नायक तो हमारा जो गणतंत्र दिवस का हमारा जश्न है उसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। 2010 में ओबामा जी जब यहाँ भारत आए थे तब आपकी सरकार थी, आपने कभी इस सवाल को उठाया उनके समक्ष? नहीं सर, मैंने आपसे यही कहा कि एक तो कांग्रेस पार्टी जितना कर सकती थी उसने करा, लेकिन अगर कुछ कमियां रह गई तो इसका यह मतलब नहीं है कि हमने नहीं किया तो हम दूसरे को भी नहीं करने देंगे या उनको बोल भी नहीं सकते हैं। आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस की सरकार है,
तो ये सब चीज़ें अब उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया वो बातों को दरकिनार करते हुए अब हमें नए मार्ग की ओर जाना पड़ेगा। यदि यही सोचते रहेंगे कि कांग्रेस ने ऐसा किया, भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा करेगी, तो फिर देश का कोई गति नहीं मिल पाएगी, ना उसको कोई दिशा मिल पाएगी। अब जिन जिन चीज़ों की ज़रूरतें हैं उनके लिए हम पुरजोर मांग करेंगे और जहां भी हमारा विरोध करना हो वहाँ विरोध करेंगे और जहां समर्थन करना हो अभी अमित जी ने कहा साहब जहां पर हमें विरोध की जरूरत पड़ती है कांग्रेस विरोध करती, चाहे संसद हो चाहे सड़क हो। तो संसद में तो लोग इनके गिने चुने बचे हैं जी, है ना, और जो नेता है पार्टी के बड़े जिनको बोलना चाहिए वो कहीं नज़र नहीं आते हैं। और सड़कों पर कार्यकर्ता उतरते नहीं। कार्यकर्ता इसलिए नहीं उतरते हैं कि कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल उन्हें मिलता नहीं है, खेल कोई और ले लेता है। तो कांग्रेस तो इस देश में अब लुप्त प्राय पार्टी टाइप की होती जा रही है। तो ऐसे में एक कमज़ोर विपक्ष का होना और सरकार का निरंकुश हो जाना, जो राम मनोहर लोहिया ने एक बात कही थी कि सड़कों का सूनापन संसद को आवारा बना देगा, तो बहुत बड़ी बात क्या देश उसी तरह बढ़ रहा है? बिल्कुल उसी तरह बढ़ रहा है। इसका भी और ये देश के हित में अच्छा जब वो सर काटे थे पाकिस्तान के सैनिकों ने हमारे, तो बीजेपी ने क्या उत्पात मचाया था और सरकार को घुटनों पर आ गई थी सरकार। और अब इतना बड़ा वहाँ से लगातार सीज फायर हो रहा है और आप सड़क पे नहीं है। कहीं कोई खामोशी नहीं, खामोशी। और जनता इसे देख भी रही है कि आप कहाँ हैं। आप सुविधा भोगी पार्टी के नुमाइंदे हैं, आपको एसी में रहना है गर्मी के दिन में और ठंड में आपको भी एसी में रहना है ताकि आप गर्म रह सकें, हवा के थपेड़े नहीं झेल पाए आप। तो ऐसे तो देश चलेगा नहीं, ये देश के हित में अच्छा नहीं है। कमज़ोर विपक्ष का होना भी देश के, अभी जो इन्होंने सवाल उठाया कि भाई बीजेपी ने क्यों पार्टी के लेवल पे ये जो वोट को विस्फोट वाली जो घटना थी पार्टी ने क्यों उठाया, इसे सरकार की तरफ से क्यों नहीं उठाया गया जी। इन्हीं के एक प्रवक्ता ने जब फिर बाद में उन्होंने ये भी क्वेश्चन किया कि ये हो सकता है कि क्रिएट किया गया हो और इसमें नेवी भी कहीं शामिल, इशारतन कहा उन्होंने, इस पे घिर गए ये पूरी तरह से। तो थोड़ा सा इनको भी होमवर्क कर लेना चाहिए था। मैं पिछले 3 दिन से चैनलों पे बहस देख भी रहा था, लेकिन एक बात समझ में नहीं है कि लोग पता नहीं उस तरफ ध्यान लोगों का कहाँ तक गया नहीं गया। अक्टूबर में पाकिस्तान में PNS जुल्फिकार एक शिप को अगवा किया गया था। अलकायदा के ही लोग उसमें शामिल थे, एक नया ग्रुप अलकायदा का ही जो मैरी टाइम टेरर ज़्यादा वो लोग उसमें शामिल रहते हैं, AQIS उसका नाम है, अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो उस ग्रुप ने क्या किया, उसमें 11 लोग मारे गए थे। उसमें एक पाकिस्तान नेवी का भी एक ऑफिसर था उसमें जो मारा गया था। इनकी प्लानिंग थी अमेरिकन किसी बड़े शिप को या किसी फ्रेंच शिप को उड़ा देने के लिए, उस शिप के माध्यम से कोलाइड करने की। दुनिया में ये अपने तरह की अलग टाइप की घटना होती, मतलब समुद्री आतंकवाद के हिसाब से। तो उसने कभी नहीं कहा कि भारत ने योजना बनाई थी। ईमानदारी की बात मैं कह रहा हूँ। आप हर बात को तुरंत ले जाते हैं, जैसे ISI फैशन हो गया था किसी ज़माने में। तो आपका भी प्री मैच्योर इन्वेस्टिगेशन है, ठीक से आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए उसका, कौन सा ग्रुप हो सकता है, क्या उसका मकसद हो सकता है। पाकिस्तान ने उस समय जब जुल्फिकार को अगवा किया गया था, चालन हुआ था उसका, हाईजैक किया गया था, उस चालन के वक्त पाकिस्तान ने कीचड़ इधर नहीं फेंका, इधर उछाला नहीं। कि हमारी आदत है कि जो कीचड़, हमारी आदत है कि तुरंत आप अच्छा इसका वोट से आप जोड़ देते हैं तुरंत कि भाई स्टेट इलेक्शन अब होंगे, और कोई विरोध करे तो वो भी उधर का है, उधर का है। अच्छा कोई विरोध करे तो आप उसे पाकिस्तानी घोषित कर दिए, ये भी बड़ी ईमानदारी नहीं हुई। तो आप एक विपक्ष, कमजोर विपक्ष को और भी उसका मोरल तोड़ रहे हैं, उसे और भी कमजोर कर रहे हैं, ताकि आपकी जो सत्ता है वो और आप निरंकुश होते चले जाएं। तो ये भी बात है कि आप किसी को मारना है तो इल्ज़ाम लगा के मारिए। तो वही है कि आप किसी को पाकिस्तान मुसलमान है या कोई ऐसा है तो उसे पाकिस्तानी बोल दीजिए, हो गया काम आपका, वो जवाब फिर दे नहीं पाएगा। तो आपने उसी फैशन में कांग्रेस वालों का मुंह बंद कराने की कोशिश की। आपको चाहिए था बाकायदा भी प्री मैच्योर है, तो थोड़ी देर के लिए देश को भी आप शांत रखने की कोशिश, अपने ही लोगों को शांत करने की कोशिश करते। क्या मुमकिन है कि PNS जुल्फिकार को जिस तरह से वहाँ चालन किया गया था, हाईजैक किया गया था, उस तरह से हो सकता है कि यहाँ भी कुछ उस तरह की चीज़ें रची जा रही हों? तो उसे ठीक से देखने की ज़रूरत थी। थोड़ा और भी आपकी इंटेलिजेंस गैदरिंग थोड़ी और भी मजबूत करनी चाहिए थी आपको। क्योंकि एक बड़ी हैरान करने वाली बात पुष्परंजन जी ये है कि जो बोट पाया गया वहाँ पर जी, उसकी सूचना भी हमें कहीं और से मिली, हमारी ओरिजिनल सूचना वो नहीं थी। जी, जी। दूसरी बात 26/11 जो हुआ था, हाँ, उसकी जो जांच हमारी पैरेलल चली जी, उसमें भी हमारे पास जांच तब तक मुकाम पर पहुंची जब हमें FBI से सूचना मिली और उसने हमारी जांच को पलट दिया, पूरा पलट दिया। तो सवाल ये है कि जब इस तरह की कोई घटना होती है
तो हमारी जांच ज़्यादा रिलायबल नहीं होती है, बल्कि जो अमेरिका से हमें जानकारी मिलती उसे है आप पुख्ता वो मानते ज़्यादा, हम उसको ज़्यादा पुख्ता मानते हैं, मानते या वो ज़्यादा पुख्ता होती है। हाँ हाँ तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नरसिम्हा, जो माफ़ कीजिएगा, मनमोहन सिंह जी की सरकार में इंटेलिजेंस का जो खाका था जी, वही अब चल वही रहा अभी है। चला तो रहा फिर सरकार में फर्क क्या आया फर्क क्या है? रह गया अभी? भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी अच्छा, अभी रहे, अजीत नरेंद्र- डोभाल कर क्या रहे हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या क्रिएशन हुआ अभी तक? आपने जो उन कमजोर चीजों को आपके समक्ष तो पहले भी थी। भाई हम असम में हमारा इंटेलिजेंस फेल्यूर failure होता रहा। है, और ये नाव पकड़ी जाती है उसमें बिना कुछ इस पता। समय तो कांग्रेस वालों को चाहिए था अजीत डोभाल जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का इस्तीफा मांगना, जी, है ना? उनकी योग्यता पर सवाल उठाना चाहिए उनकी था योग्यता कांग्रेस पर सवाल, इनको प्रश्न उठाना चाहिए था कि भाई इस तरह के लोग अपना वक्त काटने के लिए प्रधानमंत्री से जुड़ गए। अगर आपको देश के लिए कुछ करने के लिए आप लोग आए हैं, एक मिशन है आपके पास, तो आपको चाहिए कि आपने तंत्र को मजबूत कीजिए। रादर दिन आप ब्लेम कर रहे हैं, हर बार वही रोना है कि पाकिस्तान ने कर दिया जी, तो आप उसे रोने से और ये बड़ा आसान है, पाकिस्तान को आप इल्जाम लगाएंगे, जाहिर सी बात है वो इनकार करेगा और उस पर फिर हम अपनी राजनीति चमकाएंगे। तो अमित जी, जो अभी पुष्परंजन जी ने बात बताया कि सभी आपने बगैर स्ट्रेटेजी के वो सब चीज़ें की और उससे उल्टा आपको नुकसान हो रहा है, और जो सरकार है उसको अपना मुंह छुपाने का मौका मिल रहा है। देखिए, इसमें तो बिल्कुल कोई नहीं होगा संकोच मुझे कहते हुए कि इस समय जो संख्या वाले हमारे पास कम है, तो कहीं ना कहीं जब हम कोई बात उठाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बात को दबाने की कोशिश करी जाती है। लेकिन हमारी भरसक प्रयत्न ये रहता है कि जो भी बात हो उसको हम उठा सकें। और अभी आपने देखा भी, संसद में भी हमने जो भी मुद्दे थे, चाहे वो कालाधन का मुद्दा हो, चाहे धर्मांतरण का मुद्दा हो, चाहे वो गांधी जी का विवाद हो, सब मुद्दों को उठाया और उस पर भारतीय जनता पार्टी को मुँह की खानी भी पड़ी, उन्होंने गलती भी मानी। अब रही बात डोभाल साहब की, तो हाँ बिल्कुल, डोभाल साहब का वो हमारी खुफिया तंत्र के चीफ भी रह चुके हैं और इस समय एडवाइज़र भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा तंत्र स्थापित होना चाहिए उनके नेतृत्व में और मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में, जिससे कि इस तरह की गतिविधियां जो है वो हम पकड़ सके। खुद अगर वो तंत्र स्थापित नहीं कर पा रहे तो क्या करना चाहिए? नहीं कर पा रहे तो कांग्रेस को जनता के समक्ष लेके जाना चाहिए कि इस मुद्दे को, कि कहां से जो है मोदी सरकार क्यों नहीं कर पा रही, कहां उनकी ढिलाई है। नहीं, फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होने का मतलब क्या है? मतलब भी क्या है, और मतलब के साथ साथ ऐसी क्या खामियां रह गई हैं, क्या नीतियों में कमी है जिसकी वजह से जो चीज होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। उसको हर प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस और उसकी विपक्षी पार्टियां तो चले जाते हैं इन्वेस्टिगेशन, विपक्षी पार्टियां हैं, पश्चिम बंगाल चले जाते चाहिए हैं जी, पश्चिम बंगाल आप चले जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन इस मामले पे आप चुप हैं। अच्छा, इसकी टाइमिंग देखिए, इस समय आपने जानबूझ के शशि थरूर वाला जो मामला है उसे आपने टाइमिंग उसका मेरे समझ से आ रहा है कि जैसे जैसे ये लोग घेरने के लिए कांग्रेस को दिन ब दिन नया नया इशू लाके इसे अच्छी तरह से पता है कि भाई कब आपको कौन सा इशू उठाना है, तो आप कांग्रेस के मुंह को बंद करने के लिए लगातार आप कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में इतनी रणनीतिक कमजोरियां अब आ गई हैं, नेतृत्व को समझ में नहीं आ रहा है कैसे मुझे जवाब देना है, सरकार को कैसे घेरना है, कहाँ और किस तरीके से घेरना है। वही पुराने लोग हैं, वही ढर्रा है, वही बंद कमरे में रणनीति तय करना है, बंद कमरे में ही जिंदाबाद मुर्दाबाद करना है। मतलब मोदी के चक्रव्यूह में कांग्रेस फंस गई, जहाँ समझ नहीं आ रहा कि अगला बार कहाँ होगा और हमें बचाव कहाँ करना है जी, ऐसा लगता है। क्यों अमित जी? नहीं, ऐसा नहीं है, पर लगता है इसलिए ऐसा है क्योंकि इस समय संख्या बल हमारे पास कम है। और जब संख्या बल तो इसलिए कम हुआ ना कि आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं रही। देखिए, संख्या बल इस समय कम है और अभी हम लोकसभा का चुनाव हारे हैं, विधानसभा में भी हमारी कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, तो कहीं ना कहीं उसका असर कार्यकर्ताओं पर भी रहता है, कहीं ना कहीं मनोबल कम होता है। यदि भारतीय जनता पार्टी बात करते हैं तो जिस समय यूपीए सरकार थी और पूरे चरम पर थी अपनी, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने ग्रो किया और आज केंद्र पर शासित है। इसी तरह कांग्रेस का भी इतिहास रहा है, जब उसने हार का सामना करा है तो धीरे धीरे अपना वो ग्रो किया है और फिर पूरी ताकत के साथ सभी मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गई और फिर दोबारा सत्ता भी हासिल करी और देश को भी चलाया। तो अभी ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे कांग्रेस फिर अपनी पुरानी लय में आएगी और जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो विदेश नीति के मुद्दे हो, चाहे वो आंतरिक मामले हो, उन सबको जनता के बीच में लेके जाएगी और सब पर जहां विरोध करना हो विरोध भी करेगी और जहां समर्थन देने की बात आएगी वहां निःसंकोच समर्थन भी करेगी, क्योंकि देश हित में कांग्रेस चाहती है, देश का बंटवारा नहीं चाहती, देश को बांटना नहीं चाहती, देश हित में अगर होगा तो समर्थन भी देगी। पुष्पेंद्र, चलिए हम अपनी बहस पर लौटते हैं। सरहद पर तनाव जो है, क्या ये जिस तरह से चल रहा है लगातार, इससे पहले भी गोलाबारी हुई, एक आध महीना पहले हुई थी और तब भी तमाम टीवी चैनल ने जाके वहाँ रिपोर्ट की कि भाई इतने गांव खाली करा लिए गए। ये तो हालात इससे पहले अगर आप देखें पिछले 10 साल कांग्रेस की सरकार के दौरान तो इस तरह का नहीं हुआ था।
जो पलायन जिस तरह से हुआ है, 50-60 गांव अभी फिर खाली कराए गए हैं, 10,000 से ज़्यादा लोग अपना घर छोड़ने में मजबूर हुए हैं। बीएसएफ की 40 जो चौकियां हैं वो उनमें तोड़फोड़ हुई है बाकायदा। तो ये इतने बड़े पैमाने पे क्या जो अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ आ रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश है कि साहब उनके इस दौरे को डिस्टर्ब किया जाए, वो है, या कुछ और इसके पीछे भी है? दोनों चीज़ें हैं जो आप कह रहे हैं, ये भी है और एक सिक्के का दूसरा पहलू ये है। देखिए नॉर्थ ईस्ट में भी जब ये हुआ था बोडो वाला, उसमें ही पलायन खूब हुआ है जी, और यहाँ ये पलायन हो रहा है। ये पलायन अच्छा, दूसरा कि अभी हाल में चुनाव हुआ तो उस चुनाव में इनको बड़ी अच्छी कामयाबी मिली है, नहीं मिली, तो उस वजह से भी इनको लग रहा है कि शायद लोगों को हाँ सबक मिले। पलायन के लिए सरकार जो है बहुत हद तक इनके पास अपनी रणनीति होती है। भाई फ्रंट लाइन है, यहाँ गोलाबारी अगर हो रही है तो उससे बचाव के लिए आपके पास क्या क्या उपाय हो सकते हैं। जो सिविलियंस हैं वहाँ से भागेंगे ही भागेंगे, अगर वो वहाँ से भाग रहे हैं तो उनको एक सुरक्षित जगह पर रखना या उनकी सुरक्षा मुहैया कराना, बॉर्डर पर भी किस लेवल तक आपके पास, इसमें तो केंद्र का भी पूरा का पूरा फेल्योर रहा है इस पलायन को न रोक पाने की वजह से। नॉर्थ ईस्ट में भी, यहाँ भी अभी बहुत जगह मोर्चे नहीं खुले। हमारे बॉर्डर जहाँ जहाँ हैं, अगर इसी तरह के हालात रहे तो सरकार भी अपने आप में एक तरह से इन चीज़ों को रोकने में फेल साबित होगी, और अभी तक फेल साबित हो रही है। इसमें आम आदमी पीस रहा है जो उस सीमा तो पे वो जो बात लगातार जो गृह मंत्री कह रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर रक्षा मंत्री कह रहे हैं, तो हम ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं और हमने आदेश दे दिए हैं, तो वो कहाँ हो रहा है? पता नहीं वो पत्थर किस गोदाम में रखा हुआ इन्होंने, ना वो पत्थर दिख रहा है ना ईंट ही ईंट उधर से गिरा हुआ यहाँ देख रहे हैं, जगह जगह गोले हैं और उसके निशानात हैं जी। तो आप क्या जवाब दे रहे हैं? ठीक है, उधर 4 सिविलियन ईंट तो दिख रही है पड़ी हुई, पत्थर नहीं दिख रहा, पत्थर इनका नहीं दिख रहा है, कहाँ से फेंका जा रहा है पत्थर, कहाँ जा रहा है? क्यों अमित जी, क्या ये जो वादा किया था सरकार ने या मोदी जी ने कि हम आएंगे तो हम पाकिस्तान पर इस तरह से करेंगे, साहब सबक सिखाएंगे उसको, क्या यही सबक सिखाया? नहीं, मैंने तो अंसारी साहब से कहा है कि अब चुनाव का वक्त जो है वो जा चुका है। जितना आपको चुनाव का वक्त तो दिल्ली में आ रहा है, दिल्ली में आ रहा है। देखिए राज्य का चुनाव है, उसके अलग बिंदु हैं, लेकिन मैं यही बताना चाह रहा हूँ मोदी सरकार से यही अपील है कि जो आपने झूठे वादे किए वो सब छोड़ दीजिए, अब वास्तविकता में आइए। आज देश गंभीर परिस्थिति में है, तो इस समय वोटों की राजनीति ना करते हुए अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखें और जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर तुरंत सैन्य कार्रवाई करें, उस पर बिल्कुल ढीलासाजी ना बरतें, तभी हम लोग पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। और अमेरिका जी, अभी कुछ प्रोग्राम के शुरुआत में अमित मिश्रा ने एक सवाल उठाया था, भाई जो गृह मंत्री हमारे रक्षा मंत्री का जो बयान आया है जी कि भाई हम 4 दिन ही लड़ पाएंगे, क्या इस तरह का बयान किसी रक्षा मंत्री को देना चाहिए? खासकर जो राष्ट्रवादी सरकार है तो उसकी अगर देखें तो क्या मनोदशा बताती है? आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं और युद्ध में लड़ने से पहले ही हारने की तरफ होता है। युद्ध को कई बार मनोवैज्ञानिक तौर पे भी जीता जाता है कि आपकी फ़ौज है और बहुत ज़्यादा ताकत है, जैसे इराक में और सीरिया में हुआ है कि बहुत कम संख्या में होते हुए भी उन्होंने अमेरिका को घेर लिया और उनके फोर्सेज को काफ़ी पीछे कर दिया। तो ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाता है, युद्ध का यही नियम है। हम जो सुनते आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं, कई वार एरिया में आप भी गए होंगे, मैं भी। जरा सोचे ये बयान अगर किसी कांग्रेस के रक्षा मंत्री ने दिया होता तब तो उसे पता नहीं उसकी क्या फजीयत कर दी होती इन्होंने। लेकिन सवाल ये कि कांग्रेस इस समय समझ में नहीं आता है किस मोड में है, कैसे उनको ये भी क्यों अमित जी इतना बड़ा नहीं देखिए आपका राष्ट्रीय चैनल है, उसके माध्यम से मैंने बात उठाई और आपने खुद ही बताया कि अपनी शुरुआत में ही मैंने बात उठाई थी कि डिफेंस मिनिस्टर का यह बयान बहुत ही शर्मनाक है और कहीं ना कहीं वो सेना और जनता दोनों के मनोबल को गिराता है। टीवी चैनल बैठ रहे हैं, लेकिन इस पर कांग्रेस पार्टी को जो रिएक्शन जिस तरह से करना चाहिए विपक्षी दल होने के नाते, तो वो जिम्मेदारी तो उस तरह से बड़े मुद्दे हैं। शीर्ष नेतृत्व क्या सोच रहा है, क्या उनकी नीति है? देश का रक्षा मंत्री जब ये कह रहा है तो आपको डाटा मांगना चाहिए, बताइए आपके पास आपने। अभी जो बीजेपी और कांग्रेस में जो जंग हो रही है वो इस बात को लेके हो रही है, वोट को लेके जो कांग्रेस ने जवाब दिया, बयान दिया था, उस पर बीजेपी के युवा मोर्चा इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, ये उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन रक्षा मंत्री का ऐसा बयान आता है इसका फायदा पाकिस्तान नहीं उठाएगा, जो एकदम देश को शर्मिंदा करने वाला है और कांग्रेस खामोश है। नहीं, बहुत ही निंदनीय बयान है। और आप एशिया की महाशक्ति ये तो आपके ये तो अगर रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि भाई हम 4 दिन भी झेल नहीं पाएंगे, तो सीधा सीधा ये 10 साल के शासन पे सवाल उठा रहे हैं आपके कि भाई आपने 10 साल में सेना को कमजोर कर दिया है।
मैंने आपको वही बताया कि बहुत शर्मनाक है, और जैसा सर ने बताया कि मनोवैज्ञानिक दबाव देना चाहिए। मनोवैज्ञानिक दबाव की जरूरत जब पड़ती है जब हम कुछ कमज़ोर हो, हम तो उनसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, उसके बावजूद आप ऐसा बयान दे रहे हैं, बहुत शर्मनाक है। और कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार है, जिन्होंने मोदी जी ने बड़े उनको आशा के साथ में डिफेंस मिनिस्टर का जो मंत्रालय दिया है, तो कहीं ना कहीं उन्हें विचार करना चाहिए कि उन्होंने किसको दिया है और क्या उन्होंने बयान दिया, उससे क्या जनता के ऊपर मनोबल गिरेगा। और साथ साथ सेना, जो सेना वहाँ पर पड़ी हुई है, उसके ऊपर नहीं, कारगिल का युद्ध तो आप 4 दिन नहीं लड़े, कारगिल का युद्ध तो लंबा चला, करीब 1 महीने चला, 1 महीने पूरी तरह चला। से भारत देश अच्छा, जो है सक्षम है। उसके पहले का भी 65 का देख लिया, और वही तो 3, और तब तो हमारी सेना की स्थिति और भी इसके मुकाबले कम थी। हाँ, तो आप आज आपके पास बाहर से तमाम हथियार हैं, पोत हैं, और अच्छी क्वालिटी के हथियार हैं हमारे, जो हमारे इंडिजीनियस हमारा जो रक्षा के हथियार है। सेना हमारी हाईटेक सेना है। आपने सेना का मनोबल भी कमजोर किया। रक्षा मंत्री रहते हुए आपने इस देश की सेना का, देश की अस्मिता, देश की गौरव को कम किया आपने, है ना। और ये हम आज से 6 दिन के बाद, आज से 20 या 19 दिन के बाद हम देश में अपनी ताकत दिखाएंगे, राजपथ पर अपनी ताकत दिखाएंगे। तो क्या वो 4 दिन की ताकत होगी हमारी? ये बहुत बड़ा प्रश्न, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन विपक्षी पार्टी के तौर पे कांग्रेस इस सवाल पर अपना एक जायज़ एतराज दर्ज कराने में मेरे ख्याल में नाकाम रही, बिल्कुल नाकाम रही। ईमानदारी से मान लेना चाहिए। इनके रणनीतिकार जो हैं अभी इस समय, मुझे लगता है कि इनको नई नियुक्तियां करनी चाहिए थी। इनको चाहिए अपनी रणनीति में सुधार करना, कि किस तरह से हम एक अच्छे विपक्ष और ताकतवर विपक्ष के रूप में आगे भी मौके मिलेंगे। आगे भी इनको चाहिए, जो भी इनके 24 अक्टूबर, जो लोग इनके यहाँ जो लोग मंत्रालयों में बैठ के मलाई खा रहे थे, वो सब तो भी छुट्टी मना रहे हैं, 10 साल की थकान उतार रहे हैं। तो पार्टी में थिंक टैंक कहीं नाम की चीज़ नहीं। अभी तो इनके ही नेटवर्क हैं, जितने भी इंटेलिजेंस में लोग बैठे हैं, या सरकार में, डिफेंस मिनिस्ट्री में, हर जगह तो कांग्रेस के लोग होंगे, एनडीए के, यूपीए 2 के भी तमाम ब्यूरोक्रेट्स होंगे, कश्मीर से लेके हर जगह। तो आपको सूचना तो पहली सूचना तो आपको मिलनी चाहिए जी, उस तरह से मिलनी चाहिए। और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर पा रही। शायद कांग्रेस इस वक्त जो है हार से हताश भी है, निराश भी है, और हौसले तो उसके पास उस तरह से हैं ही। तो इस तरह से कैसे पुष्परंजन जी, कैसे चल पाएगा? अगर विपक्ष ही मजबूत नहीं होगा तो सरकार तो जैसे निरंकुश हो जाएगी, और फिर जो अपनी मर्जी होगी करेगी। कहाँ कुछ कर पा रहे हैं? देश के लिए तो बहुत ही ये खतरे की घंटी एक तरह से, मतलब कि हम अंदर भी कमज़ोर हो रहे हैं एक तरह से। विपक्ष मजबूत अगर नहीं है, और जो दूसरे तीसरे मोर्चे, जो सेकुलर मोर्चा, वो सब तैयार है, उनके पास भी मुझे नहीं लगता है कि ऐसे गंभीर सवाल उठाने के लिए वहाँ भी मंथन चल रहा हो। बस ऐसे ही किसी शादी में जा रहा है तो वहाँ एक रणनीति बन रही है कि हम देश का प्रधानमंत्री कौन हो, तो फिर वहाँ फंस जा रहे हैं लोग। ये जो बुनियादी मुद्दे हैं जी, इस बुनियादी मुद्दों से वो लोग भटक से गए हैं। पाकिस्तान के साथ सिर्फ वार्ता, आप कैसे उसके वार्ता की मेज पर आएगा? क्यों आप 4 दिन के लड़ने वाले व्यक्ति से वो क्यों आएगा वार्ता की मेज पर? और आपके पास जवाब क्या है? सिर्फ उधर उसने गोली चलाई तो आप भी गोली चला के इससे समाधान नहीं निकलना है। बहुत सारी चीज़ें जिसमें पाकिस्तान की कमर तोड़ने के रास्ते हैं, उसकी नाकेबंदी अब कर सकते हैं। उन रास्तों पर सरकार शायद नहीं कर पा रही है, और कांग्रेस भी उसको ढंग से एक्सपोज नहीं कर पा रही। क्यों अमित जी, कहाँ दिक्कतें आपको आ रही हैं? नहीं, मैंने बताया आपको कि जब एक भारी हार का आपको सामना करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं आपके मनोबल पे उसका असर पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे आने वाले समय में, अभी मैंने आपको मुद्दे बताए भी, इस मुद्दे को आप जो पार्टिकल वाला मुद्दा है उसको यदि आप छोड़ देते हैं तो आपने संसद में देखा भी कि जहाँ जहाँ कांग्रेस को लगा उसने वहाँ पर अपनी आवाज़ उठाई, उसको बुलंद किया, और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को भी वो बातें माननी पड़ी और उन्होंने अपनी सफाई उस पर पेश करी। तो इस तरह से आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो भी मुद्दे हमें लगेंगे कि वो जनता के विरोध में है, उनको पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा, और एक बार फिर कांग्रेस अपने रंग में होगी और वो जनता तक अपनी पुष्परंजन जी, ये सब कुछ जो हो रहा है सरहद पर, इस पे अमेरिका का कितना दखल है? अमेरिका बिल्कुल इसको कहीं ना कहीं तो चुप है, तो आप समर्थन दे रहे हैं एक तरह से, सीधी सी बात है। अच्छा ठीक है, आप अगर ओबामा को आईना दिखाने में मजबूरी है आपकी, क्योंकि आप मित्रता और भी रेड कारपेट को और गहरा करना चाहते हैं, रंग उसका और सुर्ख करना चाहते हैं, और फूल उस पर बिखेरना चाहते हैं,
तो दूसरे लोग हैं जो कांटे दिखाने के लिए, रूस है और भी दूसरे वर्ल्ड लीडर जी। हैं, उनको कॉन्फिडेंस मिलेगी, उनको कहिए साहब देखिए हमारे साथ ऐसे हो रहा जी। है, हम बहुत लेकिन बेचारे से लेकिन हैं। उस पे भी काम नहीं हो रहा पुतिन है। जी, आप सवाल कीजिए ओबामा जी से कि आप क्यों भारत के साथ इस तरह से नाइंसाफी कर रहे हो। जी, चलिए इस चर्चा में आप दोनों साथी हमारे साथ बने रहें। और आज बीजेपी के नेता हमारे साथ नहीं आ पाए, कहीं सड़क जाम में वो फंस गए, हमारे राजनीतिक संपादक भी जाम में फंसे हुए हैं, नहीं आ पाए, इसके लिए हमें खेद है। बहरहाल इस सरहद पर जो तनाव बना हुआ है, इसको देखते हुए मुझे राहत इंदौरी के चंद शेर याद आए। सरहद पर तनाव है क्या, पता तो करो चुनाव है क्या, सन्नाटा पसरा है दोनों सिमतों में, या तीसरी सिमत का दबाव है क्या। तो आज न्यूज़ लाइन में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे और कुछ और मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।